हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज सुबह से लेकर के दोपहर तकरीबन 1:45 के आसपास तक लगातार कवरेज आपको हिंदुस्तान लाइव ग्राउंड ज़ीरो से जहांगीरपुरी के उसी सी ब्लॉक से, जहां एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चल रहा था, और वो भी कोई कोर्ट के ऑर्डर से नहीं बल्कि एमसीडी के हुक्म से, बीजेपी के नेताओं के कहने से, यानी उनके हुक्म से चल रहा था। बहरहाल अदालतें ज़िंदा हैं, अदलिया ज़िंदा है, और जिस तरह मैं आपको कल भी कह रहा था उस नोटिस के आने के बाद में कि किस तरह से पुलिस फोर्स मांगी गई है, किस तरह से तमाम एजेंसीज़ को कहा गया है। बहरहाल आज जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से एक अर्जी अदालत में इसके लिए लगाई गई। फ़ौरन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त नियाज़ फारूकी साहब हैं, जो कि जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी हैं और एडवोकेट भी हैं जमीयत उलमा हिंद के। आपका हिंदुस्तान लाइव पर खैर मकदम है नियाज़ साहब। पूछना चाह रहा हूँ किस तरीके से आप लोग उन्हें पिटीशन फाइल की, किस तरह से स्टे आया, आपके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन रहे, पूरी बात मुझे बता दें दर्शकों को भी। देखिए, रात से ये खबर गर्म थी कि यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव होनी है, और ये डिमोलिशन ड्राइव कोई नॉर्मल ऐसा तरीका नहीं था कि जो कॉरपोरेशन की तरफ से वैसे होती है। ये तो एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया इस वजह से कि उनको हम जिस तरीके से उन्होंने उसका दंगाइयों का मुकाबला किया, वो उन्हें इस बात पसंद नहीं थी उनको, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके और ये काम किया गया। तो हमने, अब हमारे पास रात से लेकर सुबह तक और कोई मौका नहीं था। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, तो सुबह में सुप्रीम कोर्ट 10:15 बजे खुलता है। पहले खबर ये थी कि ये 2 बजे डिमोलिश करेंगे, लेकिन इन्होंने सुबह 9 बजे से डिमोलिशन शुरू कर दिया, क्योंकि इनको ये अंदाज़ा हो गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं शमशाद साहब, और हमारे जो सीनियर वकील हैं वो दुष्यंत दावे साहब हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस कोर्ट में इसको मेंशन किया और फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटस को का ऑर्डर किया, जिसका मतलब ये होता है कि जो जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, और इस दूसरे अल्फाज में उन्होंने इस डिमोलिशन को रोक दिया। अब उसके फ़ौरन बाद जो है फिर भी हमें पता चला कि ये रुक नहीं रहा है। हालांकि मीडिया के ज़रिए सारी खबर पहुंच चुकी थी, तो अदालत में वो खड़े रहे हमारे वकील, और उन्होंने अदालत से ये कहा कि देखिए, आपके ऑर्डर के बावजूद ये लोग नहीं रुक रहे हैं। तो बाकायदा अदालत ने इंटरवीन किया, और 11:30 बजे तक ही चलता रहा कि रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर था कि आप फ़ौरन इस ऑर्डर को कम्युनिकेट करिए जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है और जो मेयर हैं और पुलिस को, और ताकि इसे रोका जाए। लेकिन अदालत के सारी कोशिशों के बावजूद इसको कम्युनिकेट करने, फिर हमने भी नोटिस भेजा, हमारा नोटिस इन तीनों को, कमिश्नर को और ये पुलिस को और मेयर को गया कि आप इसे रोकिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया है। मैं आपको रोक करके एक सवाल कहना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। 10:15 पर जिस वक्त मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने ही सबसे पहला बुलडोज़र आया, और उसके बाद फिर एक के बाद एक कई बुलडोज़र्स आए, कई वहाँ मैंने देखा डंपर्स आए, और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। इधर आप लोग जो है, और साथ में सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल भी पहुँचे हुए थे, और भी लोगों की तरफ से पिटीशन गई हुई थी। लेकिन नियाज़ फारूकी साहब, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मैं वहाँ से लाइव कवरेज कर रहा था, लगातार डेमोलिशन चलता रहा। तकरीबन 12:45 तक भी डेमोलिशन हुआ, और मस्जिद का जो गेट है उसको ये कहते हुए तोड़ दिया कि नाजायज़ कब्ज़ा था, उसको गिरा दिया गया ऑर्डर आने के बाद भी। ये आपकी खबर सही है, और ये वाकई ऐसा हुआ, और इन्होंने जो कुछ किया है वो इल्लीगल है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट भी किया है, और हम इसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई अदालत में मुमकिन है हम अदालत के ज़रिए ही ले सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और जो पुलिस अफसरान और जो कॉरपोरेशन के अफसरान इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, हम उनके ख़िलाफ़ केस दायर करेंगे और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें जो कुछ हुआ है, मैं एक बात इस पर ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज तक ये सुना होगा कि मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर वो जेनोसाइड की हम 8वीं स्टेज पे पहुंच चुके हैं।
तो 8वीं स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू करें। तो हम देखते हैं कि हिंदू वाहिनी और बजरंग बाल, तो एक ऑर्गेनाइज वे में ये काम होने लगा। 9वीं स्टेज है वो है प्रोसिक्यूशन, यानी जब सरकार जो है उनके साथ मिल करके एक कम्युनिटी को टारगेट करे और उनको इस तरह का, तो अभी ये जो डिमोलिशन ड्राइव है नहीं, ऐसे में अदालतों का तो जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं हो जाती है? जब अदालतें सुओ मोटो ले सकती हैं, अदालतें स्वतः संज्ञान ले सकती हैं, इस तरह के मामलों में अदालतें स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती? देखिए, ज़रूर ले सकती हैं, लेकिन इसमें तो अदालत ने लिया है, फौरी तौर पर उन्होंने ऑर्डर किया है। तो इस मौके पर बहुत से केसेस में नहीं भी अदालतें करती हैं, लेकिन इस मौके पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फौरी तौर पर हमारी उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने नॉर्मल तो सुप्रीम कोर्ट सुनती नहीं है, अपना रिजेक्ट कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं वहाँ मौके से जब आया तो मैंने देखा जिस जगह मस्जिद के गेट के पास तमाम वो दुकानें, वो थल्ले और जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट जो कहा जा रहा है उसको तोड़ा गया था, वहीं साथ में जो काली माता मंदिर है 2009, 2010, 2011 के बीच में उस पर भी कार्रवाई की जानी थी। लेकिन बहुत तमाम लोग, जिस तरह से मस्जिद का गेट बाहर बना हुआ है, जो थल्ला नाले पर बना हुआ था जिसको तोड़ा गया है इलीगल कह करके, बिल्कुल सेम हूबहू उसी तरह से मंदिर का जो गेट है वो भी उसी थल्ले पर बना हुआ है, लेकिन वहाँ तक नहीं कार्रवाई की गई है। देखिए, मैं दो बातें इस पर कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि इसको, मुझे इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि मंदिर नहीं तोड़ा गया, अच्छा हुआ नहीं तोड़ा गया, कम से कम मंदिर तो बचा। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर तोड़ा जाए। हम चाहते हैं कि जिस तरह से पहले भी मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के मंदिर, काली माता मंदिर को बचाया था, ऐसे ही आज ये भी बच सकता था। मेरा सवाल सिर्फ इस बात, माहौल बदल चुका है, आप इसे देख रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, यही अफसोस की बात है। लेकिन उनके रद्द अमल में हम भी वैसे ही सोचने लगे तो ये गलत होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अदालत जहाँ भी अपना काम कर सकती है तो वो अदालत काम ज़रूर करेगी। इतना मायूस हो जाना कि हमारा सिस्टम से भरोसा उठ जाए, तो ये गलत बात है। हम फिर भी लोगों से यही अपील करेंगे कि वो अपने सब्र को, अपने बर्दाश्त को काम में लाएं और इंसाफ की जीत होगी। और ये जुल्म जो होता है इस तरह का, वो हमेशा नहीं रहता है। हिंदुस्तान में पहले भी संजय गांधी बुलडोज़र लेके आए थे, और जो है आपने देखा होगा किस तरीके से ये आपका तुर्कमान गेट गिराया गया। उस वक्त मैं स्टूडेंट तक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वो और पूरे मुल्क में उन्होंने बुलडोज़र का एक अभियान चलाया था। कितने दिन रहे? तो जुल्म तो कुछ दिन का होता है, ये भी जुल्म है, ये काली रात है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल इंसाफ का बहाल होगा। लोगों को हौसला और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जिस तरीके किसानों के मसले पर हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़े हैं, ये जो डिमोलिशन का मसला है, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। ये मसला अगर सरकार की तरफ से ये लिया जाता है कि ये गैर कानूनी जितनी भी इमारतें गिराई जाएँ, तो उनको आप यकीन मानिए कि 50% दिल्ली तो गिरानी ही पड़ेगी। तो 50% दिल्ली गिरानी पड़ेगी। बिल्कुल। एडवोकेट नियाज फारूकी साहब, एक सवाल और ज़रूर बनता है। ये मामला जो है वो दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने बाकायदा अपना एक लेटर लिख करके भेजा मेयर को, नॉर्थ एमसीडी के मेयर की तरफ से। ये रातों रात इशू हो जाता है ऑर्डर, और पुलिस से भी, सैनिटेशन विभाग से, पीडब्ल्यूडी से और तमाम डिपार्टमेंट से कह दिया जाता है और एकदम कार्रवाई भी हो जाती है। हमने देख लिया, ना तो अदालत में मामला गया, ना कोई एफआईआर थी एनक्रोचमेंट रिमूवल की। और सवाल सबसे सटीक ये है कि सिर्फ दंगे के 4 दिन में ही क्यों उसी इलाके में? बिल्कुल, आपका सवाल बजा है, और इसके ऊपर उनके ऊपर जो है साफ इशारा होता है कि किस मकसद से वो कर रहे हैं। ईद का मौका है सबसे। आप तो, मैं एक और इशारा करना चाहता हूँ, ईद का मौका है, रमज़ान के कुछ दिन बाकी रह गए हैं, लोग रोज़े से हैं, तो इन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की गई है इतना भड़काओ और ऐसी बात करो कि भाई अभी तक ये कई अटेम्प्ट कर चुके कि मुसलमान जो है वो अपना हौसला खो दें और एकदम जो है वो वायलेंस के ऊपर उतर आए, लेकिन इसमें कामयाबी इनको नहीं मिली। ये एक्सट्रीम प्रोवोकेशन है। इसलिए मैंने कहा कि वो तो अभी इंटरनेशनली ये कहा जाता था
ये जो प्रोफेसर स्टैंटन की वो है कि 8वीं स्टेज पे हिंदुस्तान जेनोसाइड के पहुंच चुका है। मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज 9वीं स्टेज पे हम पहुंच गए। 9वीं स्टेज क्या है? 9वीं स्टेज के अंदर प्रोसिक्यूशन है, यानी जब सरकार जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करे और एक कम्युनिटी को टारगेट करे, उस 9वीं स्टेज का आज शुरुआत हुई है और हम इसको इस एंगल से देखते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि पूरी सिविल सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो इसके लिए एक साथ मिलकर, और ये इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है कि ये हिंदू मुसलमान को आपस में बांटो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है। अंग्रेज़ों ने भी यही किया और कांग्रेस दौर में भी ये होता रहा। अब ये जो है इसका पूरा डिवाइड एंड रूल का ये पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए और ना होंगे। हम जमीयत उलमा ख़ास तौर से इस पर यकीन रखती है कि हम एक कौम है, हम एक मुल्क है, हमें कोई तोड़ नहीं सकेगा। तो ये अभी ये जमीयत उलमा इसी यकीन पे चलती है और इसी पॉलिसी पे हम चलते हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये हमें आपस में तोड़ नहीं सकते। ये वक्ती बातें होती हैं और इस तरीके से फसादात होते हैं। अब इस वक्त गुंडे और पुलिस और सरकार तीनों एक साथ हो गए हैं, तो इसलिए ये सूरत हाल हमारे सामने। मैं फिर एक बात कहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। आप जो बात कह रहे हैं कि गुंडे, सरकार और पुलिस एक साथ हो गई है और बहुत बड़ा आरोप भी आप लगा रहे हैं, ऐसे में मैं फिर कहूँगा, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप एक एडवोकेट हैं और जमीयत को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ज़्यादा और नहीं हो जाती है अदालतों की, और ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं हो जाती है अदलिया की और जजेस की? अदालत की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके साथ साथ सारा काम अदालत ही नहीं कर सकती है। असल चीज़ तो सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में लोग जब इसके बारे में जागरूक होंगे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर हर एक का अपना अपना रोल है, तो सारी जिम्मेदारी ना हम अदालत पे डाल सकते हैं, ना सारी जिम्मेदारी तंजीमों पे डाल सकते हैं, न सारी जिम्मेदारी सरकार पे डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई चैलेंज ऐसा होता है जिससे मुल्क तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो सबकी ये इकट्ठा जिम्मेदारी बनती है, इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें। हम साफ देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुलडोज़र जो है ये मुल्क पे चलाया जा रहा है। ये एक कम्युनिटी को आप बेशक कह लें कि हमने चंद मुसलमानों के मकान तोड़े हैं, लेकिन यकीन मानिए पूरी दुनिया में इंडिया की इमेज को बुलडोज किया गया है। ये मुल्क जो है हम लोगों के, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए ये मुल्क नहीं रह गया। यहाँ पे खुले आम जो है इस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, तो ये तो हमारे मुल्क के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको लगता है कि जो खरगोन में हुआ या करौली में या मुजफ्फरपुर में, ये उसकी एक कड़ी ही थी, और सिर्फ दंगों के बाद ही 4 दिन के अंदर ही कैसे दिख गया ये एनक्रोचमेंट? इससे पहले क्यों नहीं दिखा पिछले 40 साल, 20 साल, 30 साल में? आपने नोटिस लिया होगा कि इससे चंद दिन पहले हमने वज़ीर दाखिला को, अमित शाह जी को लेटर लिखा और उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि ये जो सिलसिला बुलडोज़र का चला है, ये चला था यूपी से। बुलडोज़र चीफ मिनिस्टर ने अपना इमेज बनाया और इस बुलडोज़र की बना पर वो इलेक्शन जीतने की उन्होंने पूरी कोशिश की। अब क्या है कि चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के चीफ मिनिस्टरों में हौड़ लग गई है बुलडोज़र चीफ मिनिस्टर बनने की। तो जो जितने ज़्यादा बुलडोज़र वो करेगा वो उसको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके का माहौल जो है वो देखने में आ रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग इसके बारे में संजीदा हों, और ये हमारी मुल्क की सलामती का सवाल है। अगर कहीं पे NSA लग सकता है तो ये है मौका कि जबकि लोग मुल्क की सलामती को और मुल्क के अमन को चैलेंज करें, तो उनको उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। अब जो लोग उजड़े हैं, जिनको उजाड़ा गया है, जहां बुलडोज किया गया है, या जो गैर कानूनी काबिज थे इस ऑर्डर के मुताबिक, उनके लिए जमीयत उलमा हिंद क्या कर रही है? आप जानते हैं कि जमीयत उलमा की ऐसे मौक़ों के ऊपर एक पॉलिसी होती है कि जो कमज़ोर तबका है और जो बिल्कुल बर्बाद कर दिया उन्होंने, अब इसके पास तो बेचारे के पास गरीब जो थी, किसी के शोरूम थोड़े टूटे हैं। ये जो छोटी छोटी दुकानें थी जिससे उनका घर की रोजी रोटी चलती थी, उसको उन्होंने तोड़ के उस ख़ानदान को बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में जब ये कोशिश करती है कि उनको कम से कम इतनी मदद कर दे कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जमीयत ने हमेशा किया है, अब भी हम ये इरादा रखते हैं इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो जो है, अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब ये दिल्ली से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं। वो इंशाअल्लाह ईद के बाद हम लोग इसके ऊपर जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, इस वक्त मिली तंजीमों के लिए, मजहबी रहनुमाओं के लिए, सियासी क़यादत जो है मुसलमानों की, वो मुसलमान पुकार रहा है कि आप लोग सब
एक जगह आएँ, मुत्तहिद हों, कुछ करें, तमाम रहनुमा एक साथ हों और कोई लाहे अमल तैयार हो। इसके ऊपर भी क्या आप लोग कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, सब लोगों को मिल करके एक लॉन्ग, अभी ये तो शॉर्ट टर्म वो है, बिना किसी फ़िरक़ों के, बिना किसी तफरीक के, बिना किसी तफरीक के सब लोगों को मिलकर एक लॉन्ग टर्म ज़रूर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किसी भी जुल्म का हम मुकाबला एक साथ मिलकर करेंगे। और 1 पॉइंट प्रोग्राम कि हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे जो है वो सबसे मजहबी और कौमी फरीज़ा है और हमें इसे मिलकर करना चाहिए। और इस सिलसिले में कोशिश हो रही है। आप ये माने कि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो कुछ लोग जो है हमारे तंजीमों को निशाना बनाना शुरू कर देते, वो हमारे दुश्मन है। वो हमारी उसमें जो है ऐसे मौक़ों के ऊपर खड़े होकर तनकीद करना, तो ये तो सरासर दुश्मनी है। तनकीद का जब मौका है आप ज़रूर कीजिए, लेकिन जिस वक्त मुकाबला हम कर रहे हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं रात से ये चल रहा है मामला, हम सुबह ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और ये कराने की कोशिश करते हैं। 500 मकानों ने टूटना था, उसमें से जो भी 15, 20, 50 हज़ार मकान जो टूटे, लेकिन बाकी बचे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम की कोशिश से इसको देखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन ये कि ऐसे मौके पर जो लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं वो हमारे हक़ में अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि इन चीज़ों में हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होने के बजाय हमें हाथ में हाथ मिलाकर, रास्ते हमारे बहुत अलग अलग हो सकते हैं, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, तरीक़ेकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद हमारा एक है और वह है जुल्म का मुकाबला, और हम इसे इंशाअल्लाह एक साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते आपसे और ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को, स्टे ऑर्डर जो आपने बताया है मिला है, उसको देखते हुए अब कल तो कार्रवाई इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि उसमें 21 और 22 अप्रैल का लिखा हुआ था एमसीडी के नोटिस में, जिसके तहत आज कार्रवाई हुई? अब तो स्टेटस को हो गया, जब तक कि स्टेटस को हटेगा नहीं, जब तक ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनसे क्या भरोसा, तो गैर इलीगल ये कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये कि कानून की तौर पर देखा जाए तो ये जब तक कि स्टेटस को नहीं हटेगा, अब कल जो है ये एप्लीकेशन के ऊपर डिटेल्स में सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो आप सब लोगों के सामने आएगा। लेकिन ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उसने जो है सही वक्त पे सही फैसला लिया है। और साथ ही हम अपने वज़ीर दाखिला अमित शाह जी से कहेंगे अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। दिल्ली की पुलिस और डीडीए और बीजेपी तीनों उनके अंडर में है, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। आपने जो है इस सिलसिले में अपने फ़र्ज़ को पहचानें और जो उनका राजधर्म है उसको निभाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके ने कीमती वक्त दिया मुझको, नियाज़ फ़ारूक़ी साहब। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। और एक बात ज़रूर कहूँगा, जिस तरह से बहुत खूब कहा है किसी ने कि मुत्तहिद होगे तो ठोकरों में ज़माना होगा, मुंतशिर होगे तो यूं ही टुकड़ों में बांटे जाओगे। यही मैं कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से भी, मिली तंजीमों से भी, उन मजहबी और सियासी रहनुमाओं से भी जो कि कौम और मिल्लत की बात करते हैं या क़यादत के लिए खड़े होते हैं। आज कहाँ हैं? आज वो आहें उन मज़लूमों की सुन कर के देखिए ज़रा, कान फटे जाते हैं। आज उनकी जिस तरीक़े की आंखें भीग रही हैं, बार बार लगता है कि आंसू नहीं कि खून टपक रहे हों। आज वो तरस रहे हैं इंसाफ के लिए, आज वो तरस रहे हैं आपकी मदद के लिए। कुल मिलाकर के ज़रूरी है कि एक प्लेटफॉर्म पर तमाम लोगों को आना चाहिए और मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत और इसी तरह भाईचारा बना रहना चाहिए। वो सियासी तंजीमें, वो सियासी ताकतें जो इस वक्त बेजा इस्तेमाल कर रही हैं अपनी ताकत का, अपनी पावर का, ज़रूर निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी अदालतें बैठी हैं। ईमानदारी से अगर बात की जाए तो इन अदालतों को निश्चित तौर पर स्वाता संज्ञान लेना चाहिए। ज़रूर अपना कानून का चाबुक चलाना चाहिए, जो संविधान के दायरे में काम हो वो किया जाना चाहिए। फ़िलहाल जहांगीरपुरी मामले पर स्टेटस को मेंटेन हो गया है और जिस तरीके से बुलडोज़ किया गया आज, जहां तक जो भी कुछ मैं आप लोगों को सुबह से लेकर दोपहर तक दिखाता रहा, उन तमाम तस्वीरों से साबित हुआ कि अदालत ने ऑर्डर नहीं किया था किसी तरीके का डिमोलिशन का। जिसकी दुकान गई, जिसकी रेड़ी पटरी खोंचा ठिया जो भी कुछ तोड़ा गया, सभी ने ये कहा कि ना तो हमको नोटिस आया था, ना अदालत से किसी तरीके का कोई फरमान जारी हुआ था। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए।
फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।